बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। पैथोफिजियोलॉजी का तीन वर्ड का कम्बिनेशन है, जिसे कि द फर्स्ट वन इज़ पैथो, फिजियो एंड लॉजी। तो पैथो का मतलब है डिजीज़, फिजियो का मतलब है फंक्शन एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। यानी इसमें हम डिजीज़ और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। Objectives. At the end of this session, the student will be able to define pathology and pathophysiology. इस चैप्टर के एंड में स्टूडेंट इसके एबल होंगे कि उन लोगों को ये समझ आएगा कि व्हाट इज़ पैथोलॉजी, व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजी, डिफरेंशिएट एमंग पैथोफिजियोलॉजी एंड अदर बायोमेडिकल साइंसेज। अदर बायोमेडिकल साइंसेज और पैथोफिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है इसकी भी समझ आएगी। डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स डेवलपमेंट। बेसिक कंसेप्ट क्या है डिजीज़ की वो भी समझ आएगी और कहाँ से डेवलप होता है डिजीज़। ब्रीफली डिस्कस ईच ऑफ द 5 कंपोनेंट ऑफ डिजीज़ प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज क्या है प्रिवेलेंस, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड आउटकम्स। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो व्हाट इज पैथोलॉजी? The word pathology is derived from Greek word pathos meaning feeling and suffering and logy mean to study. पैथोलॉजी क्या चीज़ है? पैथोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है और पैथोस का मतलब है फीलिंग, यानी हम क्या फील करते हैं या हम क्या सफ़र करते हैं, एंड लॉजी मीन टू स्टडी, द स्टडी ऑफ फीलिंग्स आर सफरिंग इज कॉल्ड पैथोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या चीज़ है? डिजीज़ के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट आर काज्ड बाय डिजीज़। अच्छा जी, पैथोलॉजी जो है ना वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस। जब हमारे टिश्यू में या सेल के, टिश्यू के या ऑर्गेनिज्म बॉडी के क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल में कोई भी चेंज, स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई भी चेंज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? फिर उसके स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं, चाहे वो कास्ट हुआ हो या किसी वजह से कास्ट हो गई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस डिजीज़ को हम पैथोलॉजी कहते हैं। उसकी स्टडी, उस डिजीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब इंसान के बॉडी का फंक्शन को हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। जब फंक्शन की बात आ जाए तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। द टर्म कंबाइन द वर्ड पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। जब पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी को कंबाइन करें तो उससे क्या बनता है? पैथोफिजियोलॉजी बनता है। दस पैथोफिजियोलॉजी डील्स नॉट ओनली द सेलुलर एंड organ changes that occur with disease but with the effect that these changes have on total body function. तो पैथोफिजियोलॉजी में सिर्फ डिजीज़ के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के फंक्शन में क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में, और सेलुलर डिजीज़ या ऑर्गन में क्या चेंजेस आए हैं या सेल में क्या चेंजेस आएंगे, इस सब को हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी आल्सो फोकस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज़ एंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड for preventive as well as therapeutic health care measure and practice. Pathophysiology also focus on the mechanism of the underlying disease. Pathophysiology हमेशा एक disease के mechanism पे focus करता है and provide the background for preventive as well as therapeutic health केयर मेजर एंड प्रैक्टिसेस। और हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें एक प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट वाली और प्रिवेंशन वाली एक मतलब हेल्थ केयर मेजर प्रोवाइड करता है। माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन टू स्टडी। और ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। It is the study of microscopic organisms which are defined as any living organism that has either a single cell
ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि हम डिफाइन करते हैं कैसे कि एज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर अ सिंगल सेल, चाहे वो एक सिंगल सेल से बना हो यानी यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, अ क्लस्टर सेल हो, आर हैज़ नो सेल, चाहे वो एसेलुलर भी हो, लेकिन जब वो हमें अपने सही आंखों से सही नज़र से नज़र ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। दैट इंक्लूड यूकैरियोटिक सच एज पंजाई एंड प्रोकैरियोटिक, जिसमें यूकैरियोटिक यानी पंजाई और प्रोकैरियोटिक शामिल है। वायरस एंड प्रियॉन्स दो नॉट स्ट्रिक्टली क्लास्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो स्टडीज। अच्छा जी, वायरस और प्रियन जो है ना ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शामिल नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली शामिल नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टली क्लास्ड नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन फिर भी ये किस चीज़ में स्टडी हम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। Microbiology as a broad term which include virology, mycology, parasitology, bacteriology, immunology and other branches. Microbiology जो है ना ये एक broad term है, यानी इसके बहुत सारे branches हैं, जैसे कि virology, mycology, virology the study of virus, mycology the study of fungi, parasitology the study of parasites, bacteriology the study of bacteria, immunology the study of immune system and other, इस तरह से और भी branches. Microbiology deal with the isolation and identification of infectious agents such as bacteria, virus, fungi and parasites that cause disease. Microbiology में हम क्या स्टडी करते हैं, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शंस एजेंट। जो इन्फेक्शियस एजेंट है मतलब जिससे डिजीज़ काज हो सकती है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके आइसोलेशन करते हैं। जैसे कि उस इन्फेक्शियस एजेंट में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स, स्पेसिमेन सच एज यूरिन, फीसेस एंड स्वैब्स, जिसमें जो हम किस चीज़ से मालूम कर सकते हैं, जिसमें आते हैं यूरिन के टेस्ट के थ्रू भी हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन सी मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, या ये जो डिजीज़ कास हुई है ये बैक्टीरिया की कास है या वायरस की कास है। तो ये सब हम इसके ज़रिए, इस टेस्ट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। फीसेस से भी मालूम कर सकते हैं और स्वैब्स वगैरह से भी मालूम कर सकते थे। आर एग्जामाइन टू आइडेंटिफाई पैथोजन, इससे क्या पैथोजन आइडेंटिफाई हो सकते हैं। टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और फिर उसके लिए जब हमारे साथ एक डिजीज़ आइडेंटिफाई हो गई या कोई पैथोजन आइडेंटिफाई हो गई तो उसके लिए फिर हम एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब है हेमाटोलॉजी। व्हाट इज़ हेमाटोलॉजी? हीमा मीन ब्लड एंड लॉजी मीन टू स्टडी। ये एक ग्रीक वर्ड है, ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग है वो है ब्लड एंड लॉजी मीन टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ब्लड, द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, द ब्लड डिसीज। हेमाटोलॉजी वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एक्सेट्रा, एंड वो डिजीज़ जो ब्लड से काज होती है या ब्लड की डिजीज़ है, यानी एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया वगैरह, ये सब क्या है, ये ब्लड की डिजीज़ है। The laboratory work that goes into the study of blood frequently performed by medical technologies to identify pathogenic agents which cause disease। और लेबॉर्ट्री के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री के वर्क के ज़रिए हम ब्लड से बहुत जल्द ही डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि ये किस पैथोजन एजेंट से काज हुई है ये डिजीज़। अच्छा जी, अब है इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट कवर्स द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, ये वो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी का जिसमें हम कवर करते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम के बारे में एक एक चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के, ऑल ऑर्गेनिज्म के जो भी इम्यून सिस्टम है उसके बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। इट डील विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, ए स्टेट ऑफ बोथ हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, यानी हेल्थ या डिजीज़ दोनों के बारे में, दोनों के इम्यून सिस्टम को हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करेंगे। जिसका इम्यून सिस्टम की कोई डिजीज़ हो उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं इम्यूनोलॉजी में, और जो हेल्दी पेशेंट
पेशेंट है, हेल्दी बंदा है, हेल्दी पर्सन है, उसके इम्यून सिस्टम के बारे में भी हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करेंगे, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। एबनॉर्मेलिटी में द रिजल्ट ऑफ आइदर अंडर एक्टिविटी, यानी अंडर एक्टिविटी, जब इम्यून सिस्टम जब अंडर एक्टिविटी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनो डिफिशिएंसी कहते हैं। और जब ओवर एक्टिविटी हो तो उसको हम ऑटो इम्यूनिटी एंड एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी हम कह सकते हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम। अच्छा जी, जनरली इम्यून सिस्टम इंटरैक्ट विद पैथोजेनिक माइक्रोब, और जनरली जो इम्यून सिस्टम है वो इंटरेक्शन करते हैं किस चीज़ से, पैथोजेनिक माइक्रोब से करते हैं। हेल्थ क्या है, जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर से एपॉइन में पढ़ के आ रहे हैं, व्हाट इज़ हेल्थ। WHO ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है, 1948 में WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने डिफाइन क्या किया है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इन्फर्मिटी। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है कंप्लीट फिजिकली, जब इंसान कंप्लीट फिजिकली भी ठीक हो, मेंटली भी ठीक हो और सोशली भी वेल बीइंग हो, ठीक हो, तो इसको हम क्या कहते हैं। और उसमें द नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इन्फर्मिटी, तो इसको हम फिर हेल्थ कह सकते हैं। डिजीज़, अच्छा जी, तो डिजीज़ क्या है। अ डिजीज़ हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंटरप्शन, सिसेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी सिस्टम और ऑर्गन स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टराइज्ड यूजुअली बाय recognized etiologic agents और agents। डिसीज़ जो है ना, ये हमारे बॉडी में अगर कोई इंटरप्शन आ जाए या सिसेशन आ जाए या कमी आ जाए या कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए या कोई डिसऑर्डर हो जाए, यानी आर्टर्स जो है ना वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए बॉडी के सिस्टम के या बॉडी ऑर्गन्स के, तो इसको हम क्या कहते हैं। अगर उसके जो काजेस है उसको हम रिकॉग्नाइज्ड करें तो उस एजेंट, मतलब जिस एजेंट से ये कास्ट हुई है ये, या एजेंट से या एजेंट्स से ज़्यादा एजेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर उसको हम डिजीज़ कहते हैं। आर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, या तो ये एक आइडेंटिफाइबल, मतलब इसका जो साइन एंड सिम्टम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये डिजीज़, ये कौन सी डिजीज़ है। हर डिजीज़ के अपने अपने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। आर कंसिस्टेंट एनाटॉमिक अल्टरेशन, और ये कंसिस्ट होते हैं किस चीज़ पे, एनाटॉमिक अल्टरेशन पे, एनाटॉमिकल चेंजेस पे, यानी हमारी बॉडी के जो एनाटॉमी है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, या उसके हमारी बॉडी के कोई ऑर्गन के या हमारे बॉडी में किसी सिस्टम में स्ट्रक्चर के या उसके फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है या चेंजेस आ जाती है या कोई सेसेशन या इंटरप्शन या डिसऑर्डर, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं। और उसके लिए जो एजेंट होता है, यानी जिससे कास हुई है, उसको हम मालूम करते हैं, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम डिजीज़ कहते हैं। The aspect of the disease process include etiology, morphologic changes, clinical manifestation, diagnosis and clinical course। अब डिजीज़ प्रोसेस के कुछ स्टेप्स है जो कि जिसमें शामिल है एटियोलॉजी, यानी ये खास किस चीज़ से हुई है, ये डिजीज़ किस चीज़ से खास हुई है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, उसमें कौन कौन से चेंजेस, उसके शेप में, स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी जो पेशेंट है उसके शेप में या स्ट्रक्चर में कौन से चेंजेस आए हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे एंड क्लिनिकल कोर्स को, ये सब क्या है, ये सब डिजीज़ के प्रोसेस है। एटियोलॉजी, व्हाट इज़ एटियोलॉजी। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक एटियोलॉजिया। अच्छा जी, ये जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक में एटियोलॉजिया है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये किस चीज़ से खास हुई है, यानी काजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, काजेशन या ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन मतलब इनिशिएशन होता है, यानी इब्तिदा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिनेशन कहते हैं। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक etiologia, given a reason for it is the study of causation or origination,
ये क्या है, ये स्टडी ऑफ काजेशन है, यानी काज किस चीज़ से हुई है, या ओरिजिनेशन, इसका ओरिजिन क्या है, इसका स्टार्ट क्या है, इब्तिदा क्या है। देयर आर टू टाइप ऑफ इटियोलॉजी। अब टू टाइप ऑफ इटियोलॉजी है, एक है जेनेटिकल, एक है एक्वायर्ड। जेनेटिकल जो जीन्स में हो, मतलब क्रोमोसोम की जो एबनॉर्मेलिटी हो उसको हम जेनेटिकल कहते हैं, और जो एक्वायर्ड हो मतलब एक्वायर्ड में पे ये 5 स्टेप्स आते हैं। अच्छा जी, तो जेनेटिकल जो है ना वो कौन सी है, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं या जेनेटिकल एटियोलॉजी कहते हैं। इस जेनेटिकल एटियोलॉजी को फिर हम म्यूटेशन भी कहते हैं और डिफेक्ट्स इन जीन भी कह सकते हैं। एक्वायर्ड में कौन कौन से आते हैं, एक्वायर्ड विच में बी काज्ड बाय बायोलॉजिक एजेंट, या तो बायोलॉजिक एजेंट से कोई काज हुए हो डिजीज, या फिजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या आते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं कि बायोलॉजिकल एजेंट्स, वायरस जो है ना वो बायोलॉजिकल एजेंट है, बैक्टीरिया भी बायोलॉजिकल एजेंट है। फिजिकल एजेंट कौन सी है, ट्रॉमा है, बर्न्स है एंड रेडिएशंस है। केमिकल पॉइजन्स भी क्या है, पॉइजन्स है एंड अल्कोहल। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, एक्सेस हो जाए या डिफिसाइट हो, यानी न्यूट्रिशन या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो इससे भी एटियोलॉजी कास हो सकती है, मतलब कोई डिजीज़ कास हो सकती है। एबनॉर्मल इम्यूनलाइजेशन, एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, या तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो है ना वो भी एबनॉर्मल हो सकता है। तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड में आता है। एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर, व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है, यानी हम कोई डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं या हम कोई चीज़ लेते हैं या हम कोई मतलब क्या कोई काम करते हैं या कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं या कोई खुराक खाते हैं, तो हमें पता होता है कि इसका रिस्क फैक्टर ये है, यानी उसका उससे एक पर्टिकुलर डिजीज़ काज हो सकती है। तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, जिस चीज़ को मतलब हमें मालूम हो कि इसका ये नुकसान है, इससे ये डिजीज़ काज हो सकती है, ये पर्टिकुलर डिजीज़ काज हो सकती है, तो उसको हम रिस्क फैक्टर कह सकते हैं। The multiple factors that predispose to a particular disease often are referred to as risk factor। वही बात है। अच्छा जी, अब है कंजेनिटल कंडीशन। कंजेनिटल मतलब है कि बाय बर्थ जो कंडीशन हो, यानी बाय बर्थ जो डिजीज़ काज हो या बाय बर्थ जो एबनॉर्मेलिटी हो और बच्चे में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजेनिटल कंडीशंस कह सकते हैं। Congenital conditions are defects that are present at birth although they may not be evident until later in life। अच्छा जी, इसमें यह है कि कंजेनिटल कंडीशन वो कंडीशन है जो कि बाय बर्थ उस मतलब बच्चे में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजेनिटल कंडीशन कह सकते हैं। फिर चाहे बाद में वो ठीक हो जाए या ना हो जाए, इसका कोई मतलब वो नहीं है, एविडेंस नहीं है। अच्छा जी, कंजेनिटल कंडीशन में बी काज्ड बाय जेनेटिक इन्फ्लुएंस, environmental factors, viral infection in the mother, maternal drugs use, irradiation or intrauterine crowding। कंजेनिटल कंडीशन जो है ना वो काज हो सकती है किस चीज़ से, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, यानी वायरस हो गया, वायरल इन्फेक्शन इन मदर हो गया, अगर कोई माँ में अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसका बच्चा अफेक्ट होगा। मैटरनल ड्रग यूज़, अगर कोई प्रेगनेंसी में कोई मदर मैटरनल ड्रग यूज़ करे, यानी ऐसे ड्रग यूज़ करे जो कि फ्यूचर के लिए फिर मतलब नुकसानदेह हो सकते हैं, तो उससे भी एबनॉर्मेलिटी काज हो सकती है। इरेडिएशन, अगर कोई इरेडिएशन हो जाए मतलब एक्सरे वगैरह या अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, इससे भी क्या हो सकती है, फ्यूचर के कंजेनिटल कंडीशन मतलब कंजेनिटल डिजीज़ काज हो सकते हैं। और इंट्रायूटराइन क्राउडिंग, इंट्रायूटराइन क्राउडिंग का मतलब ये है कि जब प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम तक रहे, मतलब 10 मंथ तक या 10 से भी ज़्यादा मंथ तक, तो फिर क्या हो सकता है,
बाय बर्थ पैदाइश के टाइम पे बच्चे का जो मतलब या तो कम टाइम के लिए जब प्रेगनेंसी का टाइम कम हो और बच्चा पैदा हो जाए या ज़्यादा हो जाए टाइम और तब बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे का कोई आर्गन, कोई टिश्यू सेल वगैरह क्या हो, मिसिंग हो, तो उस एबनॉर्मेलिटी को हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन क्राउडिंग कह सकते हैं। आर अ कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मॉर्फोलॉजी क्या है? हम 9th से पढ़कर आ रहे हैं कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर in of cells or tissue is called morphology. Morphology refers to the fundamental structure or forms of cell or tissue. Morphology में हम क्या स्टडी करते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ सेल और टिश्यू। सेल के फॉर्म या स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी के उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं। अच्छा जी, morphological changes are concerned with both the gross anatomic and microscopic changes that are characterized by of a disease. Morphologic changes में हम दोनों चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे कि एनाटॉमी हो गई या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। अगर वो चेंजेस जो डिज़ीज़ के ज़रिए हमारे बॉडी में आते हैं, यानी डिज़ीज़ के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं, तो उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, और वो चेंजेस पर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करें उस चेंजेस को, तो ये दोनों भी किस चीज़ में आते हैं? मॉर्फोलॉजी में आते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए भी मतलब इस चेंजेस के ज़रिए भी स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में या ऑर्गन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जब हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं साइन एंड सिम्टम के थ्रू, तो उसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर द ऑब्जर्वेबल symptoms by which a disease may be diagnosed. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? वो सिम्टम्स होते हैं जिससे हम डिजीज़ को डायग्नोस करें, तो उसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इट इज़ हाउ अ डिसऑर्डर मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू एन ऑब्जर्वर। इससे क्या होता है कि डिसऑर्डर मैनिफेस्ट होता है इटसेल्फ टू एन ऑब्जर्वर। साइन एंड सिम्टम। अब साइन क्या है और सिम्टम क्या है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम? साइन एंड सिम्टम आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस दैट अकम्पनी अ डिजीज़। साइन एंड सिम्टम जो है ना, ये क्या है? इससे हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल के चेंजेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, यानी हमें मालूम होता है कि इस डिज़ीज़ की वजह से क्या चेंजेस आया है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। तो इस सब को हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू साइन एंड सिम्टम्स, यानी वो हमारे साथ फिर क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम क्या है? तो सिम्टम जो है ना, ये वो डेटा है जिसको हम सब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं, क्योंकि ये वो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो अपने आप के अंदर मतलब अपने जिस्म के अंदर किसी डिसऑर्डर को, किसी एबनॉर्मेलिटी को ऑब्जर्व करता है, तो उसको हम सिम्टम कहते हैं। और जो ऑब्जर्वर होता है, जो डॉक्टर होता है या हेल्थ केयर वर्कर होता है या फैमिली मेम्बर होता है या उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या नर्स, फिजिशियन वगैरह, तो जो वो लोग ऑब्जर्व करते हैं उस इंसान के अंदर चेंजेस को, अंदर तो नहीं मतलब बाहर जो चेंजेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिर उसको हम साइन कहते हैं। यानी जो दूसरा बंदा ऑब्जर्व करे पेशेंट के मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ को या पेशेंट के डिसऑर्डर्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। और जो पेशेंट खुद ऑब्जर्व करे किसी एबनॉर्मेलिटी या किसी डिसऑर्डर को अपने अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइंस सिम्टम्स कहते हैं। अब पेन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्कर आना आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। तो ये क्या है? ये सिम्टम्स है। और मतलब फ़ैन हो गया, वो खुद पेशेंट फील करता है कि मुझे फ़ैन हो रहा है, या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उसके ब्रीथ जो है ना वो फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। वो भी खुद ऑब्जर्व करता है, वो भी खुद फील करता है। या डिजीनेस हो गया मतलब चक्कर आना, तो वो भी खुद फील करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स कहते हैं, सिम्टम ऑफ अ डिजीज़। एंड इन एलिवेटेड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर है या स्वॉलन इन एक्सट्रीमिटी है या कोई चेंजेस आया है प्यूपल में, तो ये
कौन ऑब्जर्व करता है? ये डॉक्टर, फिजिशियन, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर, ये सब ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइंस कहते हैं। दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय समवन अदर देन द पर्सन विद द डिजीज। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हासिल किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।